देखो बच्चों, अभी तक जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है इसके अंदर अपन 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर अपन ने बायो सावर्त का नियम पढ़ा था और पार्ट नंबर 2 के अंदर अपन ने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा था, है ना। अब आज पार्ट नंबर 3 शुरू हो रहा है और चैप्टर का नाम भी यही है, गतिमान आवेश व चुंबकत्व। तो अभी हम वैसे अभी तक पूरे चैप्टर के अंदर आवेश गति कर रहा है, धारा प्रवाहित होने का मतलब है आवेश का गति करना, ठीक है ना। पर अब हम गतिशील आवेश के ऊपर बल ज्ञात करेंगे। तो भाग नंबर 3 शुरू हो रहा है, पार्ट 3, गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लॉरेंज बल। कौन सा बल? लॉरेंज बल। देखो मानना क्यू आवेश v वेग से अभी मैं एक बार है ना दोनों क्षेत्र ले रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र भी ले रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी ले रहे हैं। फिर उसके बाद अपन विद्युत क्षेत्र को हटा देंगे क्योंकि विद्युत क्षेत्र के बारे में तो पढ़ा हुआ है हमारे। क्यू आवेश v वेग से विद्युत क्षेत्र ब्रैकेट में ई लिख लेना, वह चुंबकीय क्षेत्र v के प्रभाव में गति करता है। तो सबसे पहले जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक ये आवेश के ऊपर जो बल लगेगा वो होगा विद्युत बल। तो सबसे पहले जो बल होगा वो स्थिर विद्युत बल होगा, जिसको मैं खाली विद्युत बल लिख रहा हूँ। विद्युत बल का सूत्र होता है भाई QE। क्या होता है? QE। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आप एक आवेश को रख दिया, मान लो Q आवेश को धनावेश है, तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। बल किधर लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये जो विद्युत बल होता है इसकी दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, यही आवेश जो चुंबकीय क्षेत्र में भी गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर भी इसको रखा हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पे लगेगा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का सूत्र होता है Q V क्रॉस B। क्या होता है? Q V क्रॉस B। ये चुंबकीय बल का सूत्र है। तो भाई कुल बल जो लगेगा, ये विद्युत बल और चुंबकीय बल, इन दोनों का जो सदिश योग होता है उसको लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। विद्युत बल वो चुंबकीय बलों का सदिश योग लॉरेंज बल कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉरेंज बल, ठीक है। तो लॉरेंज बल जो होता है, एक है विद्युत बल और एक है चुंबकीय बल, दोनों का योग होता है, ठीक है ना। विद्युत बल का सूत्र क्या है? मान रखो QE, और ये कितना है? Q कॉमन ले लो अगर चाहो तो, E रह गया प्लस ये V क्रॉस B, और ये वही लॉरेंज बल का सूत्र है। परीक्षा में आता है लॉरेंज बल का सूत्र लिखे तो आपको ये लिखना, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, ये सही आधा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए अब मैं इधर से थोड़ा रफ कर लेता हूँ, हटा देता हूँ। अब ये विद्युत बल जो है ना, ये विद्युत बल वाला हिस्सा, इसको आपने पढ़ा हुआ है। अब हम थोड़ी देर के लिए विद्युत क्षेत्र को हटा देते हैं एक बार, है ना, ताकि कौन सा क्षेत्र रह जाए? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तो फिर हम सीधे सी बात है, खाली चुंबकीय बल ही लॉरेंज बल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि E बराबर 0 तो बताओ भाई लॉरेंज बल किसके बराबर हो गया? F। क्या हो गया बताओ? ये E को 0 रख दो तो क्या आ गया? Q V क्रॉस B। और ये जो है आपके ये चुंबकीय बल ही लॉरेंज बल के बराबर हो गया ना। ये F में तो था चुंबकीय बल, नोट कर लो, ये F बराबर Q V क्रॉस B।
पुनः इसको अब इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ये आपको याद रखना है, डबल टिक कर देना पुनः। अगर आप क्रॉस हटाओगे, ये वेक्टर हटा रहे हैं, सदिश निरूपण हटा रहे हैं, तो क्यू वी बी और क्रॉस हटते क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, अब मैं चित्र बना रहा हूँ यहाँ पे, थीटा किसके बीच का कोण है भाई, क्रॉस किसके बीच में लगा हुआ था, वी और बी, तो थीटा जो है वो भी किसके बीच का कोण होगा, वी व बी के बीच का कोण होगा, वी और बी के बीच का कोण जो है उसको हम थीटा कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक चित्र बना रहा हूँ मैं, इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। देखो ये ऐसे लैपटॉप कैसे खुला होता है, ये इसका सामने की तरफ, हमने टेढ़ा बनाया पर ये सामने की तरफ है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश पड़ा हुआ है बिंदु O पर। ठीक है, ये है x अक्ष, कौन सी अक्ष है, x अक्ष, और इधर की तरफ है y अक्ष, और ये जो है इधर की तरफ मैं ले रहा हूँ z अक्ष, सॉरी z इधर ले लो और y इधर ले लो। ठीक है, ये नीचे वाला है x y तल और ऊपर वाला है x z तल। यहाँ पर x दिशा के अनुदिश तो हमने चुंबकीय क्षेत्र को लगाया, किसको लगाया, चुंबकीय क्षेत्र, और जो आवेश जो गति कर रहा है v वेग से वो इधर कर रहा है, इधर इस x y तल के अंदर कितने वेग से गति कर रहा है, v, और v चुंबकीय क्षेत्र और वेग v के बीच का जो कोण है उसको हमने क्या नाम दे दिया, थीटा। और आप देख सकते हो क्रॉस किसके बीच में लगा था, v और b, तो क्रॉस हटाओगे तो साइन थीटा आएगा, तो थीटा जो आएगा वो भी v और b के बीच का कोण होगा। तो जहाँ q तो आपको पता है किसका मान है, आवेश का मान, v क्या है, कण का वेग है, जो आवेशित कण है उसका वेग है, d जो है चुंबकीय क्षेत्र जिसके अंदर प्रवेश कर रहा है, थीटा क्या है, v यानी वेग व b चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। ठीक है, ये देखो आप कुछ बातें नोटिस करो यहाँ पे कि ये जो बल लग रहा है, ये चुंबकीय बल कह दो, लॉरेंज बल कह दो, एक ही बात है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हटा दिया, खाली कौन सा क्षेत्र लग रहा है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र। देखो पहले तो ये Q है, Q का मतलब आवेश, यानी बल तभी लगेगा जब उस कण के ऊपर क्या होगा, आवेश, आवेशित कण होना चाहिए। आवेश ही नहीं है तो फिर तो बल का कोई औचित्य नहीं, कोई बल नहीं लगेगा। अगर आप एक न्यूट्रॉन या उदासीन कण अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उसको गति करा रहे हो तो उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा, कण के ऊपर आवेश होना चाहिए। V का मतलब है वेग होना चाहिए, तो कण जो है खाली यूं नहीं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपने रख दिया और काम हो जाएगा, बल लग जाएगा। कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखने के अलावा वो कण गतिशील होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गतिशील। ये जो चुंबकीय बल या लॉरेंज बल लगेगा वो कण की गति भी होनी चाहिए, गतिशील कण पे लगता है, इसलिए वेग v होना चाहिए, समझ रहे हो। जबकि विद्युत बल जो था ना, विद्युत बल QE लिखा था, विद्युत बल का सूत्र था QE, उसमें कहीं वेग आ रहा था, v नहीं आ रहा था, वेग नहीं आ रहा था। वेग नहीं आ रहा है इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर तो कण को खाली रख दिया आपने, रखते ही उसमें बल लगना शुरू हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। पर चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, चुंबकीय बल में ऐसा नहीं होता है। चुंबकीय बल में कण जो है जिसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराए वो क्या करना चाहिए, गति, गतिशील होना चाहिए। समझ में आया। तो इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा आ गई बी, बाकी वो विद्युत बल था तो उसमें विद्युत क्षेत्र आ रहा था, चुंबकीय बल है इसमें बी आ रहा है, एक्स क्यू उसमें भी आवेश आ रहा था, इसमें भी आवेश आ रहा है, एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है, बी आ रही है। और बी के अलावा ये साइन थीटा कोण पर भी निर्भर कर रहा है, यानी चुंबकीय बल जो है ये एफ जो बल लगेगा ये ना तो है ना बी के अनुदिश होगा, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश भी नहीं होगा, और ना ही बी के अनुदिश होगा। हमने 11th के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट किया था, याद है, सदिश गुणनफल। तो दो जनों v और b का जब क्रॉस गुणनफल करोगे v से b तो अंगूठा ऊपर आएगा, यानी आप v से b की तरफ उंगली घुमाओगे तो अंगूठा ऊपर आएगा और बल की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो चुंबकीय बल ना तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता है ना वेग के अनुदिश होता है, कहाँ होता है, दोनों के लंबवत होता है, दोनों के लंबवत होता है। जबकि विद्युत बल तो उधर ही लगता है जिधर, विद्युत बल तो उधर ही लगता है जिधर कौन सा क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत बल स्वयं उसी तरीके से जैसे पानी बह रहा है, पानी के अंदर आपने कोई बोतल रख दी प्लास्टिक की तो पानी उसको उधर ही बहा करके ले जाएगा जिधर पानी का बहाव है। तो विद्युत बल भी उधर ही लगता है जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, पर चुंबकीय बल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। और यहाँ एफ की जो दिशा होगी चुंबकीय बल या लॉरेंज बल, यह एफ सदैव बी व बी के तल के लंबवत होगा। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी। अब हम कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे, विशेष परिस्थितियां पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर विशेष परिस्थिति अपने आप में एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना।
अब देखें हम ये जो बल का सूत्र लिखा है F बराबर QVB sin थीटा, इसकी कुछ विशेष परिस्थितियां पढ़ेंगे। लिखो विशेष परिस्थितियां। पहले सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति देखो, यहाँ मैं Q ले रहा हूँ, V ले रहा हूँ, B ले रहा हूँ, बस मैं थीटा का मान अलग अलग ले रहा हूँ, कोण के मान जो है हम अलग अलग भिन्न भिन्न ले रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहली स्थिति है कि V और B समांतर हो। क्या मतलब हुआ कि मान लो ये इधर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, कौन सा क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, और आवेशित कण जो था वो आवेशित कण वो उधर ही प्रवेश कर रहा है जिधर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी V और B की दिशा दोनों एक ही तरफ है, एक ही दिशा में जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में कण गति कर रहा है। कण गतिशील तो है पर गति की दिशा किधर है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, तो दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। ये वाला सूत्र ले रहा हूँ भाई, F बराबर QVB sin थीटा। किसकी विशेष परिस्थितियां ले रहे हैं हम, QVB sin थीटा, थीटा के मान हम अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है। तो थीटा 0 होगा तो sin 0 का मान क्या होगा, 0, इसलिए F बल के अंदर रखोगे आप sin 0 का मान तो पूरा 0 हो जाएगा और ये बल 0 हो जाएगा, तो ये न्यूनतम बल लगेगा, यानी बल लगेगा ही नहीं। कण अगर चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति कर रहा है तो उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, कोई लॉरेंज बल नहीं लगेगा, कण सीधा सीधा चलता रहेगा उसी वेग से, ठीक है। और कण की गति का पथ एकदम सीधा सीधा होगा, कण की गति का जो पथ होगा वो सरल रेखीय होगा। कैसा होगा, सरल रेखीय। बहुत सिंपल सा केस था पहला। अगला इंपॉर्टेंट केस सेकंड होगा। अब केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा स्थिति सेकंड और वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि V और B लंबवत हो, क्या हो, लंबवत, यानी कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ इस सूत्र के अंदर F बराबर QVB sin थीटा वाला जो सूत्र है इसमें मान रखते हैं अपन QVB sin थीटा की जगह रख दिया मैंने 90 और sin 90 का मान होता है 1, तो QVB तो बच जाएगा। sin 90 का मान कितना हो गया भाई, 1। sin 90 जो है वो 1 होता है, साइड में बता दीजिए आपने, ठीक है। तो बल आ गया F बराबर QVB। ये लॉरेंज बल का सूत्र आया जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, और ये जो बल आया वो अधिकतम बल है। कैसा बल है, अधिकतम बल है। अब आप पहले ये नोट करो फिर इसको डिस्कस कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अब देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बल तो अधिकतम लग रहा है लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे V और B तो लंबवत है ही, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कण प्रवेश कर रहा है, और बल जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था F जो है वो भी लंबवत होता है। तो F जो है वो हमेशा वेग के अगर लंबवत रहेगा तो कण की जो गति का जो पथ होगा वो वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार। इसको आप समझे, एक बार मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। देखो इधर ध्यान दो, एक कोई वस्तु है जो इधर गतिशील गति करना चाह रही है और बल जो है उसके ऊपर ऐसे लंबवत लग रहा है, वो एक ही बिंदु की तरफ लग रहा है। बल हमेशा लंबवत बल लगाना है, तो कण जाना चाहता है इधर, वेग इधर है लेकिन बल इधर है, F इधर है और वेग इधर है। कण ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, दोनों के बीच में इधर जाएगा ना। अब कण है ना, अब कण जो है वो इधर जाना चाहता है, इधर इस बिंदु पे इधर जाना चाहता है, लेकिन बल हमेशा इसके वेग के लंबवत है 90 डिग्री पे। तो कण जो है ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, दोनों के बीच में ही इधर जाएगा ना, ऐसे मुड़ेगा। अब कण इधर जाना चाह रहा है और बल की दिशा उधर है, दोनों लंबवत है, तो ये कण ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा, दोनों के बीच में ऐसे घूमेगा ये। अब कण इधर जाना चाह रहा है, बल उधर है, वेग इधर है, तो कण इन दोनों के बीच में। तो आप देखो ये कण की गति का पथ जो है वो कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा वापस समझाता हूँ, ध्यान देना। देखिए हमेशा जो बल होगा वो कण के वेग के अगर लंबवत लगाओगे आप तो कण वृत्ताकार पथ में घूमेगा। कैसे वृत्ताकार पथ में घूमेगा, एक पेन देना। तो इधर देखिए, जैसे अभी मैंने जो बनाया था, एक एक्स अक्ष ऐसे बनाई थी, एक वाई अक्ष ऐसे बनाई थी और जेड अक्ष कहाँ बनाई थी, ऊपर बनाया था ना चित्र अभी वो लैपटॉप वाला। तो चुंबकीय क्षेत्र तो चलो एक ही दिशा में लग रहा है, कण जो है वो इधर जाना चाह रहा है, वेग इधर है, और बल किधर लगेगा, उस पर ऊपर लगेगा। आप ये लगाओगे ना, ये फ्लेमिंग, ये जो अपने दाएं हाथ का नियम, ये ऐसे, तो बल की दिशा कहाँ आएगी, ऊपर। वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो V से V की तरफ उंगली घुमाओगे तो बल आएगा ऊपर। तो इस कण जो इधर जा रहा था इस पर बल ऊपर लगेगा, तो कण कहाँ मुड़ जाएगा, ऊपर मुड़ जाएगा। और जैसे ऊपर मुड़ा तो वेग तो इधर है और चुंबकीय क्षेत्र इधर ही है, तो V से B की तरफ आप उंगली घुमाओ तो अंगूठा मेरी तरफ आ रहा है, तो कण पे बल अब कहाँ लगेगा, मेरी तरफ। तो ये कण किधर मुड़ जाएगा, इधर मेरी तरफ मुड़ जाएगा।
अब कण इधर जाना चाह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो आप अगर बी से बी की तरफ उंगली घुमाओगे तो अंगूठा कहाँ आएगा, नीचे। हमेशा वेग के लंबवत बल लगाना है। कण इधर जाना चाह रहा है तो बल नीचे है, तो कण नीचे मुड़ जाएगा। कण नीचे जाना चाह रहा है तो बल लग जाएगा उधर, तो कण उधर मुड़ेगा। तो आप देखोगे ये कण जो है क्या कैसे घूमने लग जाएगा, वर्ताकार पथ में घूमने लग जाएगा। वहीं पड़ा पड़ा वर्त में चक्कर लगाएगा। अरे समझ रहे ना, ऐसे चक्कर लगाएगा। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर इस तरीके से ये वर्ताकार पथ में घूमता रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा वर्त की गति के तल के लंबवत होगा। वर्त ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर। पर ये तभी हो सकता है जब कौन कौन लंबवत हो, वेग, चुंबकीय क्षेत्र और एफ तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो कण सदैव वर्ताकार पथ में गति करेगा। तो कण की जो गति का पथ होगा, ये 1 नंबर का सवाल आता है, ध्यान रखना कि कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो कण की गति का पथ कैसा होगा। तो कण की गति का जो पथ होगा वो वर्ताकार होगा। कैसा होगा, वर्ताकार। जैसा अभी जो मैंने वो चित्र बनाया था, हालांकि चित्र की जरूरत नहीं है, ये एक्स दिशा थी, ये वाई, और ये कौन सी थी, जेड। चुंबकीय क्षेत्र तो फिक्स इधर है, कण पहले इधर जाना चाह रहा था तो बल कहाँ लगा, ऊपर, तो कण ये कुल मिलाकर के ऐसे वर्त में घूमेगा। समझ रहे हो ना, ये जो जा रहा है नहीं चुंबकीय क्षेत्र तो इधर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, और कण जो है ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे वाई और जेड वाले तल के अंदर ऐसे वर्त के अंदर चक्कर लगा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के चारों। ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इसके कण चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाएगा, मेरी तरफ ऐसे मेरी तरफ, ठीक है ना। तो ये कण की गति का जो पथ होगा वो कैसा होगा, वर्ताकार होगा। तो इसको आप इस चीज को एक बार नोट डाउन कर रहे हैं, ये मतलब ऐसे इधर से ऊपर जाएगा ना, ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा। इसको नोट डाउन कर लें। फिर अब ये केस नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो है अभी अपन निकालेंगे यहाँ पर। ये रफ कर देता हूँ। अब अपन वर्ती गति से संबंधित अगर पूछे कण पे चुंबकीय क्षेत्र में न्यूनतम बल कितना लगता है, 0। अधिकतम बल कितना लगता है, QVB। आवेशित कण पे बल जो है अधिकतम बल कितना लगेगा, QVB। न्यूनतम बल कब होगा, जब कोण थीटा क्या हो, 0, जब कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश प्रवेश करे। अधिकतम बल कब होगा, जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। 0 बल होता है उसमें कण की गति का पथ कैसा होगा, सरल रेखीय। लंबवत बल होता है, अधिकतम बल होगा तो पथ कैसा होगा, वर्ताकार। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। वर्ती गति से संबंधित महत्वपूर्ण प्राचल। ठीक है, अब वर्ती गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशि है, उन राशियों के बारे में हम बात करेंगे। देखो, अब सबसे पहली बात तो जो ये बल लग रहा है यहाँ, इस बल के कारण कौन से पथ में घूम रहा है, वर्ताकार पथ। और वर्ताकार गति के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। कौन से बल की, अभिकेंद्री बल। और यहाँ पे जो अभिकेंद्री बल मिल रहा है वो चुंबकीय बल द्वारा मिल रहा है, चुंबकीय बल। ये चुंबकीय बल जो है अभिकेंद्री बल का काम करता है। अभिकेंद्री बल का सूत्र होता है mv²/r, और चुंबकीय बल कितना आया भाई, जब वर्ताकार गति होती है, QVB। sin थीटा तो हट गया, v से v कट गया, और सबसे पहले जो चीज आई है मेरे उस वर्ताकार पथ, कण का वेग लिख लो, वेग क्या आएगा, वेग। तो इसको इधर भेज दो, r को, QVR, और m को कहाँ भेज दो, बटा में। ये कण का वेग आ गया, ठीक है। त्रिज्या निकालनी वर्ताकार पथ की, तो त्रिज्या क्या आएगी, यही से इसी सूत्र से। r को v को r के पदों में और r को v के पदों में लिखा जाता है, यानी r के ऊपर v निर्भर करता है या v के ऊपर r निर्भर करती है। तो अगर r चाहिए तो r को ऊपर भेज दो, QV को नीचे भेज दो, mv के बटन कौन आ जाएगा, QV। और ये समीकरण नंबर हो गया 2, ठीक है, त्रिज्या हो गई। तीसरे नंबर चीज निकाल रहे हैं। तीसरा है भाई, वर्ताकार गति कर रहा है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। ठीक है, तीसरा नंबर चीज क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको अपन कहते हैं आवर्तकाल। कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। पूरा एक चक्कर लगाने में समय निकालना है, समय का सूत्र होता है दूरी बटा वेग, होता है ना,
भाई दूरी बटा वेग ही तो होता है, या दूरी बटा चाल। तो पूरी दूरी रिश्ता दूरी जो है होता है 2πr, और चाल या वेग जो है वो है v। अब v का मान रख दो या फिर चाहो तो r का मान रख दो, आपकी मर्जी हो जो। तो v का मान रख देता हूँ मैं समीकरण 1 का उपयोग करने पर। टू पाई आर, और v का मान कितना है भाई, v का क्यू बी आर अपॉन एम। आर से आर कट गया और m कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये आवर्तकाल का सूत्र आ गया 2πm अपॉन क्यू बी। इसको आप समीकरण नंबर दे दो 3, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है भाई आवर्तकाल का। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे जो आवर्तकाल आया है वो ना तो वेग पे निर्भर कर रहा है ना ही त्रिज्या पे। v और r दोनों हट गए, r से r कट गया v का मान रखते ही। तो कहने का मतलब कण वृत्ताकार पथ में जब घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको दिया हुआ है और आप चाहते हो मैं उसका वृत्ताकार पथ को थोड़ा बड़ा कर दूं, कण को बड़े वर्ताकार पथ में गति करूं, तो ऐसा नहीं होगा छोटे वर्ताकार पथ में कम समय लगेगा और बड़े में ज्यादा समय लगेगा, ऐसा नहीं होगा। आवर्तकाल बराबर रहेगा, पर चुंबकीय क्षेत्र फिक्स होना चाहिए, इतना चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप अगर उस कण की वर्ताकार पथ की त्रिज्या बदल दोगे तो आवर्तकाल उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा उतना ही, क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है कि सर त्रिज्या बड़ी करेंगे तो उसको समय ज्यादा लगना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होगा। जब छोटी त्रिज्या होगी तो वेग कम होगा, जब आप उसको बड़ी त्रिज्या में रख दोगे तो वेग बढ़ जाएगा, तेजी से घूमेगा तो समय उतना ही लगेगा। जितना आपको छोटे वर्ताकार पथ को पूरा करने में समय लग रहा था, बड़े में भी उतना ही लगेगा, क्योंकि वेग बढ़ाओगे तो त्रिज्या भी बढ़ेगी और त्रिज्या बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना, बड़ी त्रिज्या कर दोगे तो वेग बढ़ जाएगा। कुल मिला के आवर्तकाल वेग और इस पे निर्भर नहीं करता त्रिज्या पे। यहाँ आवर्तकाल कह दो, परिभ्रमण काल कह दो, दोनों नाम लिख लो। चलो ये भी लिख लो, परिभ्रमण काल, वर्ताकार पथ की त्रिज्या व वेग, कण के वेग, या सीधा वेग लिख लो, वो वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, लिख लो, मैं इधर से रफ कर लेता हूँ। अब देखो चौथी नंबर चीज है आवर्ती, घूर्णन आवर्ती या आवर्ती। आप सबको पता होगा आवर्ती जो होती है उसको एफ कहते हैं, आवर्ती को न्यू भी कह सकते हो। आवर्ती आवर्तकाल का उल्टा होती है, तो आवर्तकाल को उल्टा करो, आवर्तकाल के सूत्र को, ये उल्टा हो जाएगा क्यू बी बटा 2πm। तो यू भी कह सकते हो आवर्ती भी वेग और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आवर्तकाल नहीं करता है त्रिज्या आवर्ती भी नहीं करेगी। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। इसके अलावा एक होती है कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती को अपन ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और ओमेगा होता है 2πf। ये सूत्र पढ़ा हुआ आपके, f का मान रख दो भाई 2π, और f का मान है QB। 2π से 2π कट गया, समीकरण नंबर हो गया 5। और ये आपके हैं कोणीय आवर्ती। कुल मिला के कोणीय आवर्ती, आवर्तकाल, ये सब है ना वेग और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करते हैं, ये बात हमें दिमाग में रखनी है। ठीक है ना, घूर्णन आवर्ती है, इसको जो मतलब साइक्लोट्रॉन आवर्ती भी कहते हैं। अभी साइक्लोट्रॉन आगे पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर ये टॉपिक है। ठीक है ना, अभी लास्ट चीज रह गई, मैं थोड़ा वहां से साफ कर लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। जो कण वर्ताकार पथ में गतिशील है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। वैसे आप सबने गतिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा हुआ है, E बराबर 1/2mv²। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे v वेग का मान रखना है। ठीक है ना, और वेग का मान तो समीकरण 1 से मान रखने पर v का मान आप अपनी कॉपी नोटबुक में देख सकते हो, QBr/m, साथ और लिखना भी है। ठीक है, वेग का मान है QBr/m। अब यहाँ स्क्वायर कर दो, Q का स्क्वायर, B का स्क्वायर और R का स्क्वायर, और बटा में आ जाएगा M का स्क्वायर। एक M से कम कट गया।
ये गतिज ऊर्जा का सूत्र आ गया, इसको नोट डाउन करना। इसके ऊपर भी आपको अंक के क्वेश्चन मिल सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लो। अगर आपको गतिज ऊर्जा की जगह विभव पूछ लिया जाए कि कण का विभव कितना है, विभवांतर कितना है, तो आपको एक और चीज मैं साथ में बता देता हूँ। देखो ये जो गतिज ऊर्जा का सूत्र है ना, 1/2 q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बटा m, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, जब कण है ना गतिज, जब कण को विभवांतर की वजह से, विभवांतर जब लगाते हो तो उस विभवांतर की वजह से एक आवेशित कण गति करता है, बिना विभवांतर के कण गति नहीं कर पाता। ये गतिज ऊर्जा आगे अपन साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। वैसे ये तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से घूम रहा है, पर आगे हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, वहां पर विभवांतर भी लगाया जाएगा, विद्युत क्षेत्र भी लगाया जाएगा। तो जब विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में आता है तो उस विभवांतर की वजह से जो गतिज ऊर्जा आएगी उसका सूत्र होता है Q × V। क्या होता है? Q × V। इन दोनों सूत्रों को बराबर करके आप V का मान निकाल सकते हो। यहाँ E विद्युत क्षेत्र नहीं है, ध्यान रखना, E गतिज ऊर्जा। आप चाहो तो E के पास छोटा सा K लिख लेना, E K, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। E K मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये केस नंबर सेकंड भी पूरा हो गया है। अब इस केस नंबर सेकंड के जो सूत्र है, इंपॉर्टेंट सूत्र त्रिज्या का और ये जो सूत्र, इनके बारे में वापस आगे बात करूंगा, और पहले अपन केस नंबर थर्ड कर लेते हैं। अब देखिए स्थिति नंबर थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, हालांकि सेकंड वाली स्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार हमने थीटा 0 डिग्री लिया, एक बार थीटा हमने 90 डिग्री लिया। अब 0 और 90 के बीच का कोण लेते हैं, तो थीटा का मान जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, तो फिर कैसी स्थिति होगी? तो अब ध्यान देना, अब मैं ना द्विविमीय चित्र बना रहा हूँ जिसमें दो ही अक्ष बनाई जा रही है, x और y। ठीक है, जो वो लैपटॉप वाला जो चित्र बनाया था ना मैंने, वो त्रिविमीय चित्र था, x, y और z। तो x तो मैंने वहां इधर ली थी, y आपकी तरफ ली थी और z ऊपर ली थी, पर अब मैं हटा रहा हूँ उसको, तो मैं तो दो ही अक्ष बना रहा हूँ x और y। मुझे बल नहीं दिखाना, इसलिए मैं दो ही अक्ष बना रहा हूँ x और y। तो x अक्ष इधर ले ली और y अक्ष इधर ले ली। अब वो जो लैपटॉप वाला जो चित्र बनाया था आपने, उसके अंदर x अक्ष के अनुदिश किसको लगाया था? x अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का था ना, और y अक्ष इधर थी, उसके अनुदिश आपने लगाया था वेग, लगाया था, या वेग जो था वो x और y के बीच में था, नहीं था क्या? तो देखो इधर ये x दिशा में तो मैं चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा हूँ, इधर चुंबकीय क्षेत्र है, पहले भी x दिशा में था, अभी भी x दिशा में, और कण का जो वेग v है ना वो y और x के बीच में। तो मैं ये कण का वेग ये इधर ले लेता हूँ, दिख रहा है? ये वेग जो है ये y और x के बीच में, और कितना कोण बना रहा है? थीटा। अब मैं वेग के दो घटक कर रहा हूँ, एक वेग का x घटक होगा जिसका मान होगा v cos थीटा, और एक वेग का कौन सा घटक होगा? y, जिसका नाम होगा v sin थीटा। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड दोनों मिक्स हो गए एक साथ। कैसे हुए? ध्यान दो। केस नंबर पहला क्या था? फर्स्ट केस, जिसमें कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति कर रहा था ना, तो ये वेग के दो टुकड़े कर दिए। ये वाला जो वेग का घटक है ये किधर गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति कर रहा है। x तो है पर चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, तो जो घटक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा उसके कारण कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश घटक होगा, उसके कारण कण जो है वो सरल रेखा में गति करेगा। पता ना केस नंबर फर्स्ट, जिसमें थीटा 0 था तो कण सीधा सीधा सरल रेखा में गति कर रहा था। तो ये वाला घटक जो है, इसको कण को, ये जो आवेशित कण है जो इधर जाने का प्रयास कर रहा है, ये वाला घटक उसको सरल रेखा के अनुदिश खींचेगा। समझ में आया? और ये वाला घटक देखो v sin थीटा, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। लंबवत घटक जो है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र जो होता है, सॉरी वेग जो होता है, वो कण को वृत्ताकार पथ में गति कराता है। कैसे पथ में? वृत्ताकार। तो यहाँ पे देखो कण को सीधा भी चलाना है और वृत्ताकार भी घुमाना है, कण को सीधी गति भी करानी है और वृत्ताकार गति भी करानी है। तो कैसी गति होगी? आपको तो कल्पना करो, कण आगे भी बढ़ेगा और वर्त में भी घूमेगा, वर्त में घूमते घूमते आगे भी बढ़ाना है, तो ये ऐसे आगे घूमेगा, तो ये कुंडली नुमा गति होगी। कैसी होगी? कुंडली नुमा। कण आगे चलते चलते इसका जो पथ होगा ये ऐसा होगा। यार बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला घटक तो सरल रेखा में गति कराएगा और ये वाला घटक वृत्ताकार, तो यहाँ कण का जो गति का पथ होगा कुंडली नुमा होगा, है ना? थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। यहाँ घटक v cos थीटा के कारण कण की गति का पथ सरल रेखीय तथा v sin थीटा के कारण पथ वृत्ताकार होगा। इसलिए परिणामी पथ कैसा हो जाएगा?
परिणामी पथ कुंडली नुमा होगा। कैसा होगा? हेलिकल, कुंडली नुमा। ठीक है। अच्छा भाई, वर्ताकार पथ में जो चक्कर लगाता है, पूरा एक राउंड करता है, उसमें जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हो। और आवर्तकाल का मान तो ना वेग पे निर्भर करता है ना त्रिज्या पे। इसलिए कण की गति में जो पूरा वर्त करने में समय लगेगा वो आवर्तकाल तो वही होगा जो हमने पहले निकाला था, याद है ना? 2πm/qb ये होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो कण जो वर्त में गति कर रहा था, देखिए इधर, जैसे मान लो यहाँ से रवाना हुआ और कण वर्त में घूमते 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 जब वापस पूरा एक चक्कर किया तो क्या वही आएगा? क्या वापस पूरा एक चक्कर करेगा तो वो आगे भी तो चल रहा है, तो ऐसे गति करते करते आगे आ जाएगा। एक चक्कर में थोड़ा आगे सरक जाएगा। तो एक चक्कर में आप एक स्क्रू को पेज को जब घुमाते हो एक राउंड, तो एक राउंड घुमाते हो तो वो स्क्रू वहीं बड़ा बड़ा नहीं घूमता, आगे सरकता है या अंदर सरकता है। तो एक चक्कर में कोई जितना है ना आगे बढ़ता रहे की दूरी तय करता है, उसको कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? पिच या चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल इंग्लिश में पिच कहते हैं, हिंदी में भी पिच कह सकते हो भाई, ठीक है ना? एक चक्कर में तय की गई रेखीय दूरी। क्या कहलाती है भाई? चूड़ी अंतराल कहलाती है। अब बताओ ये रेखीय दूरी चूड़ी अंतराल निकालना कैसे निकालोगे? बताओ। चूड़ी अंतराल क्या है? दूरी का सूत्र क्या होता है? वेग इंटू समय होता है ना। दूरी कह दो, विस्थापन कह दो, एक ही बात है। चूड़ी अंतराल ये दूरी निकालनी है, एक्स दिशा वाली दूरी। तो एक्स ये दूरी निकालनी। देखो ये कण यहाँ से गति करता करता यहाँ पहुंच गया, अरे दिख रहा है ना? यहाँ से यहाँ ये पूरे एक चक्कर में यहाँ से चल के यहाँ आगे आ गया। तो ये जो इसने रेखीय दूरी तय की इसको कहते हैं चूड़ी अंतराल। और एक्स निकालना है तो कोई भी दूरी निकालने तो उसका सूत्र होता है वेग इंटू समय या चाल इंटू समय। तो एक्स दिशा की दूरी निकालने, चाल भी एक्स दिशा वाली काम आएगी। कितनी एक्स दिशा वाली चाल? v cos थीटा। और समय तो भाई ये लगा हुआ ऊपर वाला पड़ा है, लिख लो सीधे 2πm/qb। तो ये तीसरी वाली स्थिति भी कंप्लीट हो गई। देखिए चलो